पाकिस्तान, लीबिया, बांग्लादेश और सूडान के तकरीबन 300 कमसिन लड़के अपने मुल्क से आखिरकार तंग आकर एक डेयरिंग फैसला ले लेते हैं। कुछ इलाकाई ट्रैवल एजेंट्स को लाखों रुपए की रकम खिलाते हैं, अलग अलग रास्तों से अपने अपने मुल्कों से निकलना शुरू करते हैं। कोई दिल दहला देने वाले ऊंचे पहाड़ों पर पैदल चलना शुरू करता है तो कोई अपने मुल्क की सरहद को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से बचते हुए भागकर क्रॉस करता है। वहीं टर्की की सरहद को पार करने के बाद 3 पाकिस्तानी कमसिन लड़के एक टैक्सी की डिग्गी में बंद हैं। इन्हीं में से एक है जावेद इकबाल का 13 साला बेटा आबिद। 11 नवंबर 2024 यानी इस वाकये से ठीक 1 माह पहले जावेद का दिल अब काम में भी ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि उसके बेटे आबिद ने एक जिद बांध ली थी। आबिद अपने कजन्स की सोशल मीडिया पर पोस्टेड वीडियोस देखता है, जिसमें कभी बर्लिन की अंडरग्राउंड ट्रेन्स दिखाई जाती हैं तो कभी वो इटली की नाइट लाइफ से महजूज होता है। इस बार अपने बाप जावेद से उसका मुतालबा कोई तोहफे तहाइफ नहीं थे, 30 लाख पाकिस्तानी रुपए की एक बड़ी रकम थी जो वो मंडी बहाउद्दीन के ट्रैवल एजेंट्स को देना चाहता था, जो बज़ाहिर तो ट्रैवल एजेंसी चलाते थे, लेकिन दरअसल आबिद जैसे कमसिन लड़कों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें सब्ज बाग दिखाकर किसी भी तरीके से मुल्क से स्मगल करा देना, ये उनका असली पेशा था, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काला धंधा। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। डंकी, ये लफ्ज असल में डोंकी का ही पंजाबी जबान में बिगड़ा हुआ नाम है और इस डंकी के सफर में भी आपको एक गधे की तरह ही बेवकूफ बनाकर किसी गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरह से दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता है। इसी डंकी के जरिए आबिद भी यूरोप जाने के सुनहरी ख्वाब देख रहा था। अब यहाँ एक सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों पेश आती है। आबिद तो इस सफर में वाहिद लड़का है जो यूरोप की चकाचौंध से इंस्पायर है। बाकी के तकरीबन 299 लड़के तो अपनी गुर्बत से तंग आकर और ज्यादा पैसे कमाने की चाह में अपनी जिंदगी के साथ एक मौत का खेल खेल रहे थे। इस टॉपिक पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आबिद अब जैसे तैसे टर्की की हुदूद में दाखिल हो गया है, लेकिन इस वक्त वो एक छोटी सी टैक्सी की डिग्गी में बंद पसीने से शराबोर है। हालांकि बाहर शदीद ठंड है। उसकी टांगे पिछले 3 घंटे से लगातार एक ही सिमत में मुड़ी हुई हैं। अचानक टैक्सी की डिग्गी खुलती है। मुंह पर नकाब लिपेटा एक शख्स डंडे के जोर पर उन तीनों को धुतकारते हुए बाहर निकालता है और डंडों के वार से उन्हें किसी भेड़ बकरियों की तरह चलाते हुए एक सुनसान चटियल मैदान के बीचों बीच लाकर छोड़ देता है। उस मैदान में टोलों की शक्ल में कई छोटे और बड़े ग्रुप्स आना शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है। दिसंबर की 9 डिग्री सेल्सियस वाली शदीद ठंड है और सूरज बादलों से छुप जाता है। पूरी रात काफी तेज बारिश होती है। इनमें से कई लड़के काफी ज्यादा ठंड का शिकार हो जाते हैं और इनमें से कई लड़के तो खाली पेट भी हैं। और इतने में 3 बड़े बड़े ट्रक्स उस जगह पहुंचते हैं। इन तीनों पर एक एक वाटर बोट लदी हुई है और डंडों की मदद से इन सबको दोबारा कामों पर लगा दिया जाता है। ये सब मिलकर इन तीनों बोट्स को बड़ी ही मुश्किल के साथ उतारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मैदान पार करते हैं, जिसके आखिर में उन्हें एक वसी समंदर नजर आता है। ये फाइबर से बनी हुई टेम्परेरी बोट्स काफी छोटी हैं दोस्तों, इतनी छोटी कि शायद हर एक बोट सिर्फ 50 लोगों को ही कैरी कर सके। जैसे तैसे ठूस ठूस कर इन तकरीबन 300 लड़कों को इन तीनों बोट्स में फिट किया जाता है और बोट एक गहरे और तवील समंदर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू होती है। दोस्तों, किसी भी मुल्क के समंदर को गैर कानूनी तौर पर पार करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काला धंधा करने वालों ने अब इन छोटी बोट्स का इस्तेमाल शुरू किया है, क्योंकि इनकी सोच है कि ये छोटी बोट्स बॉर्डर फोर्सेस के रडार में नहीं आती, जो कि वाकई एक इंसानी सोच नहीं बल्कि एक गधे की सोच लगती है। इस खुले समंदर में न सिर्फ बॉर्डर फोर्सेस बल्कि नेवल फोर्सेस, कोस्ट गार्ड्स, खतरनाक समुद्री तूफानों और यहाँ तक के पायरेट्स तक का खतरा हर वक्त बना रहता है। ये लड़कों से लदी हुई तीनों बोट्स दिन में अक्सर गहरे पानियों के बीचों बीच रुक जाती हैं और पूरा दिन खड़ी रहने के बाद काली अंधेरी रातों में वीरान समंदर का खतरनाक सफर आहिस्ता आहिस्ता तय कर रही हैं। आबिद समेत इन बोट्स में दूसरे पाकिस्तानी लड़के भी हैं, जिनमें से एक है 22 साला एहतशाम।
एहतिशाम ने अपनी माँ से वादा किया है कि वो उनकी जिंदगी को अब बेहतर बनाएगा। घर छोड़ते वक्त एहतिशाम की अपनी वालिदा से आखिरी बात ये थी दोस्तों कि वो यूरोप से बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी वालिदा को एक खुद का घर लेकर देगा। एहतिशाम ही नहीं बल्कि 15 साल का उवैस, 12 साल का जावेद, 22 साल का सुफियान जो कि पसरूर से थे और 14 साल जैन जो कि नारोवाल का रिहायशी था, सभी एक सुनहरे मुस्तकबिल को अपनी आंखों में सजाए अब काली रातों में एक हौलनाक समंदर के बीचों बीच है। अचानक समंदरी हवाएं शदीद तेजी से पानी की बड़ी बड़ी लहरें बनाना शुरू कर देती हैं। ये तीनों बोट्स जो एक दूसरे से काफी फासले पर हैं, किसी कागज की कश्ती की तरह कभी ऊंचा उछल रही हैं तो कभी आधी आधी पानी में डूब रही हैं। इससे पहले कोई इस सिचुएशन को समझता, एक बहुत बड़ी लहर उठती है और इसमें से एक बोट को खा जाती है। ओवरवेट होने के बायस पहले एक बोट सेकंडों में उल्टी तैरने लगती है। इस मंजर को दूसरी बोट्स में सवार तमाम ही लड़के देख रहे हैं। कोई चीख रहा है, कोई दुआ कर रहा है और कोई खुद ही समंदर में छलांग लगा देता है। और वहीं आबिद आंखें बंद किए खामोश अपने वालिद जावेद को अब आखिरी बार याद करता है। जोरदार चीखें, धक्के और हिचकोले इतने तेज हो जाते हैं कि आबिद अपनी आंखें खोलता है और उसके बिल्कुल मुंह के सामने एक इंतहाई बड़ी लहर जैसे मुंह खोले आबिद को अब खाने आ जाती है। पूरी ही दुनिया में हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज ने तहलका मचा दिया है। ग्रीस के समंदर ने 5 कमसिन पाकिस्तानी लड़कों की जिंदगियां निगल ली। वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक। यूनान ने मजीद 5 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक। यहाँ तक कि इनकी लाशें भी अब तक ना मिल सकी। BBC की टीम जावेद इकबाल की जबानी उनके चहीते बेटे आबिद की ये दिलखराश कहानी सुन रही है। जावेद के साथ साथ अब तो इस न्यूज़ रिपोर्टर की आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो बड़े ही सादा लफ्जों में इस सानेहे को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पर्दे के पीछे छुपा दिया है। क्यों इस बात का जिक्र ना हुआ कि पाकिस्तान में कौन से और कितने मौके हैं, कौन सी ऐसी यूथ अपॉर्चुनिटीज हमारे इस नाम निहाद हुकूमत ने मुतारिफ करवाई हैं जिनके होते हुए पाकिस्तान से जाना ही नहीं पड़े। ये कोई पहली बार नहीं था दोस्तों। पिछले साल इन्हीं ग्रीस के समंदरों ने 300 पाकिस्तानी जानें निगल ली थी। ये वही लोग थे जो पाकिस्तान से बाकायदा भाग जाना चाहते थे। क्या कभी हमारे हुक्मरानों ने सोचा कि ऐसी नौबत ही क्यों पेश आती है? वो तो बस अपने ऐवानों में बैठे इन मुद्दों के ठंडे होने का इंतजार करते हैं। क्या शहबाज शरीफ ने सोचा कि अगर वो जावेद इकबाल की जगह होते और हमजा शहबाज अगर आबिद की तरह या एहतिशाम की तरह या उवैस की तरह अपने मुल्क से इस तरह से भागता और मौत के मुंह में समा जाता तो वो क्या महसूस करते? पहली बोट में 6 पाकिस्तानी लड़के थे, दूसरी में 5 और तीसरी में 76 पाकिस्तानी कम उम्र लड़के थे। यही नहीं दोस्तों, बल्कि जियो न्यूज के मुताबिक अब भी लगभग 5000 पाकिस्तानीज लीबिया में इसी तरह की डंकी के जरिए यूरोप जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुकूमत ने इन पाकिस्तानियों को वापस मुल्क लाने और अरेस्ट नहीं बल्कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कोई इकदाम किया है? नहीं। ग्रीस के माइग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये इंसिडेंट हमें गम और गुस्से से भर देता है। क्या हमारे हुक्मरानों को थोड़ा भी गम है? अगर है तो वो अब क्या इकदाम उठा रहे हैं? शहबाज शरीफ ने ग्रीस में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल को टेलीफोन किया और कहा कि डेड बॉडीज को पाकिस्तान लाने का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। अरे ये हैं इकदामात? शर्म आनी चाहिए खुद को हुक्मरान कहते हुए भी। क्योंकि पाकिस्तान में नौजवानों के मुस्तकबिल को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस ग्रीस बोट इंसिडेंट जैसे दिलखराश वाकयात के साथ हमारे हुक्मरानों के चेहरों पर धरा का धरा रह जाता है। अब तो हम कोई उम्मीद भी नहीं लगा रहे दोस्तों, बल्कि इस सोच के साथ इस वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि शायद कोई उम्मीद की किरण जाग सके। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मुद्दे आम आवाम की आवाज बनाकर पेश करते हैं।